फ्रांसिस का खून पीकर डायन अब पुराने अस्पताल के खंडर की तरफ बढ़ रही थी। वो अस्पताल के अंदर दाखिल हुई। वो सोच रही थी कि आज के ज़माने के लोग और पिछली सदी के लोगों में कोई फ़र्क नहीं था। वो उतने ही लालची और धोखेबाज थे। अस्पताल के एक खंडरनुमा कमरे में बैठकर वो 100 साल पहले के उस वक्त के बारे में सोच रही थी जब वो ग्रेसी थी और एक महल में हाउसमेड का काम करती थी। विल्सन की मां ने विल्सन को बचपन में पढ़ाई के लिए लंदन भेजा था। आज एक अरसे बाद जवान होकर विल्सन वापस घर लौटा था। डाइनिंग टेबल पर काम करते हुए ग्रेसी उसे देख रही थी। विल्सन अपनी मां से बातें कर रहा था। ग्रेसी, जिसका बचपन विल्सन के साथ हंसते खेलते गुजरा था, ये सोच रही थी कि क्या विल्सन को बचपन की वो बातें याद होगी? क्या वो उसे पहचान पाएगा? अचानक विल्सन पलटा और उसकी नजर ग्रेसी पर पड़ी। शाम को ग्रेसी महल के बगीचे में काम कर रही थी कि अचानक पीछे से आवाज आई। वो पलटी। ग्रेसी, सामने विल्सन खड़ा था। तुम ग्रेसी हो ना? हाँ सर। सर, तुम मुझे सर क्यों कह रही हो? मैं विल्सन, जिसे तुम बचपन में विली कहकर बुलाया करती थी। वो सब बचपन की बातें हैं सर। अब मैं आपके घर की एक मामूली नौकरानी हूँ और आप इस घर के मालिक हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो ग्रेसी? क्या तुम बचपन की वो सारी बातें भूल गई? जवाब दो ग्रेसी, जवाब दो ग्रेसी। याद है, सब कुछ याद है। तुम्हारी हर बात याद है। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर एक पल याद है विली। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर एक पल याद है विली। डायन का ख्याल टूटा। आज विल्सन के रूप में जेसन उसके कितने पास था, लेकिन वो उससे बात तक नहीं कर सकती थी। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। सुबह जेसन अपने घर में नाश्ता कर रहा था, तभी अचानक उसके फोन की रिंग बजी। कॉलर का नाम फोन स्क्रीन पर देखकर उसके माथे पर शिकन उभरी। हेलो, तुमने फिर फोन क्यों किया? तुम्हें अपना वादा याद दिलाने के लिए। तुमने अब तक पैसे नहीं पहुंचाए, इसलिए फोन करना पड़ा। पैसों का बंदोबस्त हो गया है। सोमवार की रात को तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और बाकी के पैसे कब दोगे? इसके बारे में मैं तुमसे मिलकर बात करूंगा। फोन डिस्कनेक्ट करके वो अपने आप को कोसने लगा कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। एक हफ्ता पहले एक शनिवार की रात को जेसन अपने दोस्तों के साथ कसिनो शिप पर गया था। इस शिप के कसिनो में सिर्फ शहर के बड़े लोग जाते थे। ये कसिनो टोनी नाम का एक गैंगस्टर चलाता था। उसकी गैंग के लोग उसके एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकते थे। 35 साल का टोनी बहुत जालिम आदमी था। अपने दुश्मनों को वो बहुत बेरहमी से मारता था। शनिवार की उस रात को जेसन अपने दोस्तों के साथ टोनी के कसिनो में जुआ खेल रहा था और जीत रहा था। टोनी अपनी ऑफिस के सीसीटीवी रूम से उसके टेबल को गौर से देख रहा था। टोनी हर सैटरडे नाइट को एक बड़े बिजनेसमैन को टारगेट करता था। उसके लोग हर जुए के टेबल पर मौजूद होते थे। आज टोनी का टारगेट जेसन था। शराब के नशे और ओवर कॉन्फिडेंस में जेसन ने बड़ी चाल चलना शुरू की और हारने लगा। कुछ घंटों में वो 4 करोड़ रुपए हार चुका था। अब वो टोनी की ऑफिस में उसके सामने खड़ा था। जब टोनी ने उससे पैसे मांगे तो उसने टोनी से पैसे चुकाने के लिए वक्त मांगा। बहुत आनाकानी के बाद टोनी ने उसे 4 हफ्तों का टाइम दिया। याद रख 4 हफ्तों तक हर हफ्ते तुम्हें 1 करोड़ रुपया देना है। अगर एक भी किश्त चुकाने में तुम चूके तो मेरे आदमी तुम्हें कब्रिस्तान के कसीनो में पहुंचा देंगे। हाउसमेड जब कॉफी लेकर आई तो जेसन का ख्याल टूटा। उसके अकाउंट में जो पैसे थे
उसने रीटा को चेक देकर विथड्रॉ करवा लिए थे, लेकिन अगले हफ्ते की किश्त उसके पास नहीं थी। इसी बात का टेंशन उसे दिन रात खाए जा रहा था। बीच पर फ्रांसिस की लाश के आसपास लोगों की भीड़ थी। वो हैरत से फ्रांसिस की लाश को देख रहे थे। फ्रांसिस का सर लाश से अलग कटा हुआ पड़ा था। लाश के आसपास कोई खून नहीं था। पुलिस के कॉर्डन में खड़े लोग आपस में दबी आवाज में बातें कर रहे थे। पार्कर और जिमी लाश का मुआयना कर रहे थे। उनके चेहरों पर परेशानी के अक्स थे। पार्कर और जिमी लोगों से पूछताछ करने लगे। लाश की कंडीशन तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे जोजो की लाश की थी। अपनी आवाज नीचे रखो जिमी, अगर पब्लिक में कोई मीडिया वाला हुआ तो बात का पतंगड़ बन जाएगा। राइट सर। भीड़ में से एक आदमी उनकी तरफ बढ़ा और उनके पास आया। सर, मैं मरने वाले को जानता हूं। उसका नाम फ्रांसिस मेंडोंसा है। वो मेरे पड़ोस में रहता है। तुम्हारा नाम? फिलिप डिकोस्टा। सर, और क्या जानते हो उसके बारे में? सर, उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ है और एक छोटी बहन है जिसका नाम बॉबी है। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। जिमी, इनसे फ्रांसिस के घर का पता लो। जी सर। फ्रांसिस के घर जाकर उसके घर वालों को फ्रांसिस की मौत की इन्फॉर्मेशन दो और उसकी बहन से शाम को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहो। ठीक है सर। एक टैक्सी सड़क पर आगे बढ़ रही थी। टैक्सी में रीटा थी, जो आज ऑफिस आने में लेट हो गई थी। टेंशन के मारे वो रात भर जागी थी। उसकी पर्स में वो जहरीली दवाई थी जो उसे आज सुबह जेसन की कॉफी में डालनी थी। सुबह से रीटा अपने बॉयफ्रेंड फ्रांसिस का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने फिर एक बार फ्रांसिस का नंबर डायल किया। फोन बंद था। उसकी टैक्सी के पास से एक एम्बुलेंस आगे बढ़ी। रीटा ये नहीं जानती थी कि जिस फ्रांसिस को वो फोन लगा रही है, उसी की लाश को पास से गुजर रही एम्बुलेंस मॉर्ग की तरफ ले जा रही है। कुछ देर बाद रीटा अपने ऑफिस पहुंची। वो अपने डेस्क के पास आ ही रही थी, तब उसके एक कलीग ने उसे आवाज दी। हे रीटा। हाँ बोलो कैथरीन, क्या बात है? सुबह से 2 बार बॉस तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं। यार आज मैं जरा लेट हो गई। मैं अभी उनसे जाकर मिलती हूँ। रीटा जेसन के केबिन की तरफ बढ़ी। क्या बात है रीटा, आज तुम लेट हो गई? कल रात सर में बहुत दर्द था, रात भर सो नहीं पाई। आई एम सॉरी सर। अच्छा सुनो, बैंक से एक 3 करोड़ की बिजनेस लोन का एप्लीकेशन तैयार करो। 3 करोड़? हाँ रीटा, मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा हूँ। तुम इमीडिएटली पेपर्स तैयार करना शुरू कर दो। ठीक है सर। रीटा जेसन की केबिन में बैठी हुई थी। उसने देखा कि उसके आने से पहले जेसन कॉफी पी चुका था। उसे ऑफिस लेट आने के लिए अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगी कि अगर आज वो जेसन को जहर नहीं दे सकी तो उसका प्लान फेल हो जाएगा।